एक केस डिस्कशन करेंगे जहां 90 वर्ष के व्यक्ति हमारे पास आते हैं, क्या कंप्लेंट्स लेकर के। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, पेशाब रुका हुआ है और पेट फूला हुआ है। तो दो चीज़ें समझ में आई, एक रिटेंशन ऑफ यूरिन कि ब्लैडर पैल्पेट हो रहा है, नाभि के नीचे हम लोग गए तो हमको लगा 3 फिंगर नीचे गए तो फुटबॉल जैसा मोटा मोटा फील हो रहा है, लंप जैसा, और दबाने पे मरीज़ को दिक्कत हो रहा है। बहुत ज़ोर से आपने दबाया तो पेशाब की जगह से 2-4 बूंदें पेशाब की निकल आई, जिसको हमने कहा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो एक तो बात आई रिटेंशन ऑफ यूरिन की, साथ ही साथ हमने देखा कि पूरा पेट ऊपर तक चढ़ा हुआ है, डिस्टेंडेड एब्डामेन है। आला लगाने पे पता लगा कि आंतों की गति भी बहुत कम है, बावल साउंड्स लगभग एब्सेंट हैं। तो आपकी क्या डायग्नोसिस इस केस में बनी, बताइए। आपकी डायग्नोसिस बनी फॉलो थ्रू केस ऑफ हाइपरटेंशन विद ओल्ड एज 90+ प्रेजेंटेड विद रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन को आजकल कहते हैं LUTS। LUTS का मतलब है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिंड्रोम। उसके बाद और आगे चले तो हमने लिखा एब्डामिनल डिस्टेंशन, साथ में पेट भी फूला हुआ है। तो दिमाग में क्या बात आई कि हो सकता है कि आंतें की गति कम हो गई हो, उसको कहा जाता है SAIO। क्या कहते हैं? सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके आगे बढ़े तो लगा पेशाब क्यों रुका है, तो दिमाग में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा होगा या UTI हो रहा होगा। तो दिमाग में दो चीज़ें हमने ले ली कि भाई या तो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला मामला है तो प्रोस्टेटाइटिस हो रही है, या ब्लैडर वॉल के अंदर इन्फेक्शन है तो ब्लैडर वॉल सिस्टाइटिस हो रही है, या UTI है, या किडनी में कोई इन्फेक्शन आ रहा है, पायलोनेफ्राइटिस हो रही है। इतनी बातें हमारे दिमाग में आई कि भाई इन्फेक्शन से डील कर रहे हैं हम लोग। हमने देखा मरीज़ की चेतना भी कम है, मरीज़ जगाने पे पूरी तरीके से मूर्छित तो नहीं है पर काफ़ी ड्राउजी हैं। अब क्या टेस्ट हम भेजेंगे कि हमें आगे की जानकारी मिले? तो सबसे पहले हम HbA1c की जांच भेज के ये रूल आउट कर लेंगे कि डायबिटीज़ तो नहीं मरीज़ को डेवलप हो गई है, कि बड़ा हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा हो, 3 महीने से शुगर कंट्रोल ना चल रही हो जिसके कारण UTI या यूरोसेप्सिस हो रहा हो। दूसरी चीज़ हम सीरम PSA भेजेंगे, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कैंसर की जांच है। अगर मेलिग्नेंसी इन प्रोस्टेट होगी, उसकी वजह से पेशाब रुक रहा होगा तो PSA बहुत बड़ा आ जाएगा। तीसरी चीज़ हम उसकी एक थायराइड प्रोफाइल भी भेज देंगे। कई बार एल्डरली पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म होता है जो अननोटिस चला जाता है, उसके भी बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके बाद एक यूरिक एसिड कराएंगे, सीरम का विटामिन B12 कराएंगे हम लोग, यूरिन की रूटीन माइक्रोस्कोपी की जांच कराएंगे जिसमें पस्सेल्स आ रहे हैं कि नहीं देखेंगे, यूरिन की कल्चर सेंसिटिविटी की जांच कराएंगे, सीरम अमोनिया की जांच कराएंगे। ये दूसरा कारण है चैतन्यता कम होने का। जब लिवर गड़बड़ करता है तो अमोनिया बढ़ता है, जब अमोनिया बढ़ता है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और आदमी मूर्छित अवस्था में चला जाता है। बलगम की कल्चर सेंसिटिविटी की जांच कराएंगे क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, बिस्तर पे लेटे हैं, फेफड़े में लेटे लेटे इन्फेक्शन ना हो गया और निमोनिया ना हो गया तो कल्चर करा लेंगे। और पेशाब की नली अगर लेके आए हैं मरीज़ या हमने डाली है तो हमें ये देखना है कि कै दिन हो गए हैं। अगर मान लीजिए उसको 10 डेज़ 8 डेज़ हो गए तो आप, क्योंकि बुखार आ रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन है, तो आप उसको चेंज कर देंगे। तो इतना काम आप लोगों ने इनिशियली दिमाग में प्लानिंग कर ली। दवा में क्या क्या आप इनको सोचते हैं? एक, आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगानी है जब तक कि कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो जैसे चेस्ट और यूरिन दोनों चीज़ों को कवर करे, बहुत महंगी भी दवा ना हो, तो आपने पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम सोच लिया। क्या सोच लिया? पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम सोच लिया। अगर यूरिया क्रेटिनिन रीजनेबली ठीक है, EGFR ठीक है, तो 4.5 ग्राम दिन में 3 बार दे दिया। अगर मान लीजिए कि यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया है और EGFR कम है, तो बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आते हैं जो ड्रग मॉडिफिकेशन को कैलकुलेट कर देते हैं कि रीनल मॉडिफाइड डोज क्या आएगी, उस हिसाब से आपने उस डोज को मॉडिफाई कर लिया। अगर उसको हाफ डोज भी किया तो आपने 2.25 TDS दे दिया। जब भी कभी यूरिन का इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं तो, और चेस्ट भी करते हैं, तो एक फ्लोरोक्विनिलोन एक ऐसी दवा होती है जिसको दे देने से हमारा यूरिन भी कवर हो जाता है और चेस्ट भी कवर हो जाता है, वो और ऐड कर देते हैं। क्या फ्लोरोक्विनिलोन कॉमनली हम लोग ऐड करते हैं जो सेफ़ होती है, वो होती है लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, आजकल एक नई और फ्लॉक्सासिन आ गई है फ्लोरोक्विनिलोन, पर वो महंगी बहुत होती है, उसका नाम है लीवोनैडिफ्लॉक्सासिन। क्या है? लीवोनैडिफ्लॉक्सासिन। अगर बड़ा रेजिस्टेंट तकड़ा इन्फेक्शन है तो उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, पर कॉस्ट की वजह से उसको हम अवॉइड करते हैं। तो पहली चीज़ आ गई कि हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कर ली। दूसरी चीज़ आई कि हमारी आंत की गति चली गई है, पेट खुला हुआ है,
जो दे रहे हैं मरीज़ को, मरीज़ खा नहीं पा रहा, उल्टी कर रहा है। तो हमने सोचा कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट दे दें कि हाथ गोड़ 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 चलने लगे। तो उस केस में हम लोगों ने एक इंजेक्शन पेरीनॉर्म ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? ऐड कर दिया। उसके बाद हमें लगा भाई बुजुर्ग आदमी है, ऐसा तो नहीं कि कई दिनों से लैट्रिन ही ना हुई हो, खा पी कम रहे हो, लैट्रिन कड़ी हो गई हो, फीकोलिथ जम गया हो, तो हम लोग उसको प्रोक्टोग्लिसिस एनिमा एडवाइस करेंगे कि हम उसको एनिमा लगा देंगे, जिससे कि जो भी रेक्टम में कुछ पॉटी शॉटी है तो निकल आएगी। तो आपको एक ये समझ में आएगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन का कारण या एब्डोमिनल डिस्टेंशन का कारण कोई कॉक तो नहीं है कि नीचे की कड़ी पॉटी फंस गई है। इतना कर लिया आपने। उसके बाद फिर आप देखेंगे और क्या कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी है तो आपको लगा कि मसल वीकनेस हो रही होगी, तो मैग्नीशियम सल्फेट सप्लीमेंट करते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट हम लोगों ने इनको सप्लीमेंट कर दिया। अगर कुछ मोबिलाइज हो सकते हैं तो आपने कहा बेडसोर ना हो जाए, डीवीटी ना हो जाए, तो आपने डीवीटी पंप लगाने की बात कर ली, ना हो तो क्रेप बैंडेज बांधने की बात कर ली, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में थोड़ा सा प्रॉप्ड अप पोजीशन की बात कर ली, फिजियोथेरेपी की बात कर ली हम लोगों ने। फिर एनीमा लगा, लैट्रिन नहीं निकली और पेट अभी भी फूला है, तो दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आई कि फ्लैटस ट्यूब पास करते हैं। फ्लैटस ट्यूब एक मोटी सी ट्यूब होती है जो राइल्स ट्यूब जैसी होती है, पर काफ़ी छोटी होती है और मोटी होती है। उसको पॉटी के रास्ते से हम लोग नीचे डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उसको डालने से खूब सारी गैस पास होती है, पॉटी उसके अंदर से आ जाती है, तो वो आराम मिलता है मरीज़ को। हम ये कर लेंगे। इसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इसमें देखनी होंगी कि भाई अगर हम पेट के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक मेट्रोजेल का इंजेक्शन हम लोग ज़रूर ऐड कर देंगे जो हमारी एनारोबिक कवरेज कर देगा। इसके बाद हम लोग आरटी फीडिंग की बात करेंगे। अगर मरीज़ अनकॉन्शियस है, सबसे पहले पानी देने की कोशिश करेंगे। इतना सब करने के बाद तो अगर 50 ml पानी हमने दिया और 2 घंटे में पच जाता है, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा मरीज़ जो है वो धीरे धीरे उसकी आंतों की गति आने लगी, बावल साउंड्स धीरे धीरे आने लगेंगी, धीरे धीरे उसका पेट का तनाव कम होने लगेगा, क्योंकि हमने पेशाब की नली डाल दी है। तो पेशाब तो वैसे ही ब्लैडर खाली हो गया और नीचे आ गई आपके यूरो बैग में, तो आपने उसका ब्लैडर भी रिटेंशन ख़त्म कर दिया। कॉज के रूप में एंटीबायोटिक शुरू कर दी कि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। अगर कोई कैंसर वगैरह है या कोई वो चीज़ है, उसके वर्कअप के लिए आपने चीज़ें कर ली। एक अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया, यूरिन का कल्चर करा लिया। पेट के लिए भी आपने काम करना शुरू किया, अल्ट्रासाउंड आपने ऑर्डर किया देखने के लिए कि भाई कोई और चीज़ तो नहीं है। इस तरीके से इतना वर्कअप हमको करना है। एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए कि अगर आपने एनीमा लगा दिया, आपने प्रोकाइनेटिक दे दिए, आपने सारा काम कर दिया और पेट फूला हुआ है, तो आपको और कॉजेज़ सोचने चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि फ्लूइड हो जो आप मिस कर रहे हो गैस से। तो थ्रिल मेथड से आप चेक करोगे कि उसके पेट में फ्लूइड है कि गैस है। थ्रिल मेथड से कैसे गैस को डिफ्रेंशिएट करते हैं ये मैं आपको अगली बार बताऊँगा। कुछ समझ में आया ऐसा केस कैसे देखना है? चलो ओके।